हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज मंडे है। मंडे को अपन करते हैं राजस्थान का वीकली अफेयर्स डे। और इस वीक की जो टॉप खबरें जो आपके प्री एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से यूज हो सकती हैं वो करते हैं। शॉर्ट सेशन रहेगा, इतना कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है नहीं। चीज़ें कुछ थीम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम और जिनका जो प्लेस है, लोकेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करते हैं। वायु शक्ति 2026 फायर पावर डिस्प्ले हुआ है पोखरण में। डिटेल्स आपके सामने है, मैं डिटेल्स बता भी दूंगी, बट इसमें अब प्री एग्जाम के लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, वायु शक्ति 2026 कंडक्ट किया गया, ये एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। और कहां पे? पोखरण में कंडक्ट किया गया। ये दो पॉइंट आपके लिए प्री एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्री एग्जाम दोगे, पास हो गए तो घर बैठ जाएंगे अपन, नहीं, अपन को आगे भी पढ़ाई करनी है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं क्या हुआ है। पोखरण में एक्सरसाइज हुई वायु शक्ति 2026 और इसका ड्यूरेशन क्या था? 3 घंटे का। 120 प्लेन्स थे, 12,000 किलो म्यूनिशंस को यूज किया गया, डिस्प्ले किया गया, 20 से भी ज्यादा टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके दिखाया गया। इसमें 73 फाइटर जेट्स, 43 हेलीकॉप्टर्स और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI थे और रेफेल भी था, ठीक है। गुड। कुछ भी नहीं, मतलब समझाने का कुछ नहीं है, बट ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। मैं बहुत शॉर्ट करके न्यूज के लेकर आई हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में से छांट के। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स को यूज करके दिखाया गया। R-73 माइका एयर टू एयर मिसाइल्स को भी यूज करके दिखाया गया। दीज आर मिसाइल्स, ओके। आई एम एक्चुअली प्लानिंग कि अपन मिसाइल्स के बारे में सब कुछ पढ़ें, हर टाइप की मिसाइल, हर कैटेगरी की मिसाइल जो इंडिया के पास में है ना। वाई, क्यों मिसाइल्स के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गल्फ में वॉर चल रहा है, करंट अफेयर्स है। राजस्थान के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा गल्फ वॉर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गल्फ वॉर से टच होने वाली चीजें अपन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वॉर चल रहा है तो मिसाइल्स और बॉम्ब्स और ये सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगर आपको जानना है, मैं मिसाइल्स के बारे में पूरा का पूरा एक क्लास लेकर आऊं, इट कैन बी अ लॉन्ग क्लास, लगभग घंटे भर के आसपास की अपन क्लास कर सकते हैं, ओनली अबाउट द डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, बहुत सारे डिस्प्लेज होते हैं, प्लस वी शेयर द बॉर्डर टू अ नेबर, ठीक है। ओके, तो मुझे बताना कमेंट्स में, इफ यू वांट सेशन लाइक दैट, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी मटेरियल। इफ नॉट, ठीक है, विल स्टडी विद दिस। 450 किलोग्राम्स के बॉम्ब्स अपन ने टेस्ट किए, 1000 पॉइंट बॉम्ब्स भी अपन ने यहाँ पर टेस्ट किए। इसके अलावा आकाश मिसाइल को लॉन्च करके देखा, जो कि इस पूरे प्रोग्राम का हाईलाइट था। डोमेस्टिक एयर डिफेंस की शक्ति हमें पता चलती है। पिछले साल 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी, मतलब 15 अगस्त को स्पीच देते ही हैं। उस स्पीच में उन्होंने एक पॉइंट बोला था, एंड दैट इज सुदर्शन चक्र, राइट। ये बोले थे कि देश के ऊपर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, उसका नाम सुदर्शन चक्र होगा, और उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आकाश तीर मिसाइल लॉन्च सिस्टम का ही है। तो आकाश तीर अदरवाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल के ऊपर मैंने एक आर्मी डे के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, जो जयपुर में आर्मी डे हुआ था, राइट। उसमें भी आकाश तीर मिसाइल सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, ब्रह्मोस को डिस्प्ले किया गया था। वहां पर S-400 नहीं था, जयपुर में S-400 नहीं आया था। रिपब्लिक डे पे S-400 हमने देखा था, राइट। 15th ऑफ जनवरी को आर्मी डे था, जयपुर में हुआ था, तो हमने ये सब कुछ वहां देखा था, राइट। ये पूरा का पूरा सुदर्शन चक्र का पार्ट है, आकाश तीर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और S-400, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑपरेशनल ड्रिल्स में अपने जैगवार यूज करे, मिराज अटैक्स वगैरह हमने देखा, और कमांडो टाइप सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की ड्रिल भी की गई। और क्लोजर में क्या था, हमने ब्रह्मोस मिसाइल को देखा। और कैसे देखा? क्योंकि वहां पर जो ड्रोन्स का शो होता है, ये बेस्ट है, ठीक है। आर्मी डे वाले दिन भी शाम को यहाँ जयपुर में SMS स्टेडियम में ड्रोन शो हुआ था। उस ड्रोन शो में भी है ना, बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, दे फ्लाई हाई इन द एयर, और वो अलग अलग लाइट्स के एक तरह से शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने भी शेप्स बनाए थे। कौन कौन गेस्ट थे? दीज गेस्ट्स आर नॉट एक्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एग्जाम, बट इवन देन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद प्रेजेंट थी, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह भी थे, तो फिर हाँ, ये नाम थोड़ा सा देख लोगे, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्सरसाइज का नाम क्या था? एक्सरसाइज का नाम था वायु शक्ति। कहाँ हुई थी? पोखरण में हुई थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है अगेंस्ट HPV। ओके, इस न्यूज को थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करते हैं। HPV वैक्सीन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। पिछले आई रिमेंबर अराउंड 4.5 years अगो व्हेन माय OBGYN आस्क्ड मी, बट फिर उन्होंने फिर वो एज ब्रैकेट वगैरह में चेक किया, एंड आई वाज अबव एज, मेरे को नहीं लगेगी वैक्सीन, आई टू ओल्ड फॉर दैट,
ठीक है, व्हाटएवर बी द केस। तो एचपीवी पिछले 4.5 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के बीच में चर्चा में है। गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में इसको बहुत सीरियसली लिया है। अब 28 फरवरी के दिन, कब? 28 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर जब अजमेर आए थे तो उन्होंने नेशन वाइड एक कैंपेन लॉन्च किया है फॉर एचपीवी। एचपीवी वैक्सीन लगती क्यों है? सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। देश में टारगेट में 1.15 करोड़ बच्चियां हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है। 14 साल से बड़ी उम्र की बच्चियां, 14 से 22-23 साल का इसमें वो चल रहा है, ब्रैकेट है। बट गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ 14 इयर्स और उसके आसपास के एज ब्रैकेट वाले बच्चियों के ऊपर है, और ये नंबर है 1.15 करोड़ इस देश में। ठीक है, नाउ सर्वाइकल कैंसर इंटरेस्टिंग सी चीज है। सर्वाइकल कैंसर होता तो विमेन को ही है, क्योंकि सर्विक्स तो विमेन में ही है ना। सर्वाइकल कैंसर विमेन को होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर से क्यों होता है? एचपीवी के कारण। एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इस वायरस के कारण होता है। द प्रॉब्लम इज कि इस वायरस का जो कैरियर है, यानी कि ये वायरस सिर्फ फीमेल्स में नहीं पाया जाता है, ये मेल्स में भी पाया जाता है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद योर पार्टनर, और मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके, सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एचपीवी आपके अंदर हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम है, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, हेल्दी नहीं हो, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिनके कारण आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट हो सकता है। इट्स एक्चुअली लीथल। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाने के बाद में कैंसर्स आर लीथल, दे आर फेटल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि एचपीवी, और ये सिर्फ मेरा थॉट नहीं है, आज इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है, उसमें ये लिखा हुआ है एचपीवी की वैक्सीन सिर्फ बच्चियों को दी जा रही है, विच इज लाइक डीलिंग विद हाफ द प्रॉब्लम। बच्चों को भी टारगेट करना चाहिए, लड़कों को भी देनी चाहिए, बट अभी तक उसका कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आपको 2 चीजें याद रखनी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीन है, और 28 फरवरी के दिन अजमेर से इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। और फर्स्ट वैक्सीन किसको लगी? एक बच्ची है जिनका नाम है MANISHARAWAT। हाँ, मेरा नाम है, नहीं, मनीषा मेरा नाम है। आई डोंट हैव दिस सरनेम। मनीषा रावत नाम की एक बच्ची है जिनको ये पहला वैक्सीन लगा है। ये थ्रेशोल्ड पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। प्लीज इस चीज को याद कर लो, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम का, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, राइट। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर या एचपीवी वैक्सीन के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर ही है, मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर आई एम अज्यूमिंग कि एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, कैंसर्स के बारे में पूछा जा सकता है, विमेन सेंट्रिक क्या क्या बीमारियां होती हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एचपीवी का क्या फुल फॉर्म है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो प्लीज उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना, यू विल फाइंड इट्स रियली गुड। ठीक है, इधर देखते हैं। इंट्रोड्यूस्ड एट वैक्सीनेशन सेंटर इन कयाड़ विक्रमस्थली, अजमेर, राजस्थान। ठीक है, यहां से लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने 5 बच्चियों से जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनसे बातचीत भी करी, और उनकी उम्र क्या है? 9 से 14 वर्ष की बच्चियां हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है वो सिवियर इलनेस की तरह विमेन में है, और लगभग 99% केसेस जो दुनिया भर के हैं वो एचपीवी के कारण हो रहे हैं, यानी कि सर्वाइकल कैंसर होने के और भी कोई तो कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका प्राइमरी सोर्स क्या है? एचपीवी वायरस है, तो फिर उससे डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन को यूविन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करना जरूरी है। अब ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड वैक्सीन। बहुत सारे इस तरह के वैक्सीनेशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इवन देन ठीक है, यूविन प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव ही लॉन्च नहीं हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेशनल हाईवेज को अनाउंस किया गया है। मैंने बहुत बार ये काम बोला हुआ है, बट दे ऑलवेज फॉरगेट रूपी का साइन एंड प्रॉपर कॉमास। एनीवे, तो कौन कौन सी नेशनल हाईवेज लॉन्च की गई हैं? ये की गई हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, द प्रॉब्लम इज इनके ऊपर अभी एक तरह से नाम अनाउंस हुआ है। ठीक है, द मोमेंट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज नेशनल हाईवेज, उस दिन हम देख सकते हैं कि भाई ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनता है, कौन सा नेशनल हाईवे कौन से शहर को कौन से शहर से कनेक्ट करता है, बीच में कौन कौन से मेजर सिटीज आते हैं, नेशनल हाईवे का नंबर क्या है। सो मैंने यहाँ मेंशन तो कर दिया है, बट अभी इतना ज़्यादा इसमें फोकस्ड एरिया में इसमें इतना अपन को देखने की ज़रूरत खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइडनिंग और क्या कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन, ये सब हुआ है। ठीक है, NH 248, NH 89, उसको अब NH 58 बोल रहे हैं, और एक रोड और है NH 552। ठीक है, ये आपको कुछ नेशनल हाईवेज का नाम याद होना चाहिए। NH 968 वगैरह हो गया। NH 8 कौन सी है? NH 8,
कौन से 2 सिटीज़ को जॉइन करती है पॉइंट टू पॉइंट? और बीच में कौन से 5 मेजर सिटीज़ आते हैं? चलो मुझे कमेंट में बताओ। इससे ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकती, ठीक है? NH8 के बारे में मुझे जानकारी कमेंट्स में दो। कौन से 2 सिटीज़ को जॉइन करती है? कब स्टार्ट हुई थी, अगर ये भी बता सको तो? और बीच में कौन से 5 मेजर सिटीज़ NH8 में आते हैं? यानी कि टोटल आपको 7 सिटीज़ का नाम लिखना है। ओके? चलो, ड्रिंकिंग वाटर और कैनाल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोनेरा बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, परवान अकवाड़ बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके अलावा कैनाल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कैनाल, सब कैनाल, इस तरह की बहुत सारी आ रही हैं। चलो मुझे बताओ ना, CHOUDHARY, चौधरी कुंभा राम कैनाल, चौधरी कुंभाराम कैनाल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देने के लिए निकाली गई है, बनाई गई है? मैंने एक कैनाल प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें राजस्थान का मैप लेकर आई थी। मैंने इंदिरा गांधी कैनाल से जितनी भी सब कैनाल्स निकल रही हैं सारी एक्सप्लेन करी थी। उसमें मैंने बताया था चौधरी कुंभाराम कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं। राजस्थान में रहते हो, माइंस, मिनरल्स माइंस, चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो, और वाटर, अगर इन 2 चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए पता ना मुझे। ओके, कैनाल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, दिस इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। ऑब्जेक्टिव्स, भाई हम HPV वैक्सीन इसलिए देना चाहते हैं ताकि हम सर्वाइकल कैंसर की जो होने वाली डेथ हैं उनको कम कर सकें, और इंडिया बहुत एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन जाए कि भैया हमने जैसे पोलियो को इरेडिकेट किया है उस तरह से हम HPV वायरस को भी कंट्रोल कर सके, इरेडिकेट कर सकें। एक्सेसिबिलिटी, अब जैसे बहुत सारी रोड्स और नेशनल हाईवेज वगैरह बन रही हैं, अर्बन रोड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, और उससे क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें कम करनी है। इंडिया जो है वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में से एक है जहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हमें बहुत सारी नेशनल हाईवेज चाहिए, हमें बम्पर रेलवे नेटवर्क चाहिए, बहुत सारे हमें अर्बन रोड प्रोजेक्ट्स जो सिटी टू सिटी पास पास में कनेक्ट होते हैं, सब सिटी या फिर टाउन्स वगैरह से कनेक्ट होने वाली जो मेन हाईवेज होती हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज होती हैं, वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ट्रैवल में टाइम जो खराब होता है उसके कारण जो पैसा लग रहा है वो हमारा बहुत ज्यादा है, तो हमें उसको कम करना है, जिसके लिए हमें हाईवेज चाहिए। तो अगर कोई बोल रहा है कि हाईवेज की क्या जरूरत है कंट्री में, तो ये बहुत बड़ा हिंट होना चाहिए उनकी IQ लेवल को पता करने के लिए, ठीक है? एनीवे, इधर आते हैं। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यस, हमें वो भी जरूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर, राजस्थान में अगर इंडस्ट्री की बात करोगे तो साथ साथ में पानी की बात करनी पड़ेगी। सो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बहुत सारे इसमें नए, अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाला है इसमें आया था, न्यूज़पेपर में कवर किया था, बट कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम हो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इसमें ये बात करी कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो हमारे जो गीगावाट टारगेट्स हैं विकसित राजस्थान 2047 के, या फिर 2030 का जो हमने टारगेट ले रखा है, हम उसको अचीव करने के ऊपर तत्पर हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ यही बातें हुई, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया। दूसरी चीज, रिक्रूटिंग यंग पीपल, प्राइम मिनिस्टर ने अराउंड 25,000 और सम 100 अबव दैट अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए लोगों को, सिंबॉलिक था, ठीक है? तो वो भी न्यूज थी, इट्स नॉट एक्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर दिया, बट ये सब आपके सामने है। बेनिफिट्स, ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव्स अपने थे अगर वो पूरे होते हैं तो बेनिफिट्स ऑब्वियस सी बात है कि हम इसका यही बेनिफिट उठाएंगे कि सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो है वो हमारी कम हो सकती है, मल्टी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है वो वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा स्टेट में, और पावर जनरेट करेंगे तो क्लीन एनर्जी अपन को मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी, जॉब्स बनेंगे, हेल्थ, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, सारे पॉइंट्स एक साथ लागू हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट, स्टैंप टैक्स वगैरह, जो स्टैंप ड्यूटी सरचार्ज है उसको इंक्रीज किया गया है, महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। बेसिक नंबर याद रखो ना, राजस्थान स्टैंप एक्ट 1999, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, पहली चीज याद करने के लिए आपके सामने ये है, ठीक है? नेक्स्ट, स्टैंप ड्यूटी सरचार्ज जो है वो अब 13% लगेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए से ज्यादा की है तो। ओके, दूसरा पॉइंट याद करना है, पुरुषों के लिए 8.8% है, महिलाओं के लिए 7.5% है। तो अगर आपका घर या आपके पास में कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो पहले अपनी मॉम के नाम पे करवा दो उसको, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम लगे, ठीक है? ओके,
वर्ल्ड क्लास 50 लाख प्रॉपर्टी गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह, ठीक है, ये दिस इज नॉट एक्जैक्टली वेरी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज वेरी वेग, ये अमेंडमेंट्स इस तरह के छोटे मोटे होते रहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं और इस एक्ट का नाम आपके लिए जरूरी है, तो प्लीज इसको एक बार फोकस में रखना। नेक्स्ट, ये यहाँ पर एक ग्राफ वगैरह था कि भाई मेल्स का कितना पैसा लगता है, फीमेल्स में कितना पैसा लगता है, ये सब अलग अलग है। इसके ऊपर देखते हैं, जब आप स्टैंप ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो जो मिडिल इनकम फैमिलीज होती हैं, जो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं प्रॉपर्टीज में, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स बढ़ा दिया, तो अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया है तो मिडिल इनकम फैमिलीज जो होती हैं उनके ऊपर भी बर्डन बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते पैसा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, वो अपना प्रॉपर्टी नहीं इंक्रीज कर सकते। ओके, नेक्स्ट, होम लोन बोरोवर्स जो होते हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट उनकी लगेगी, ज्यादा डाउन पेमेंट होगा, तो उनके ऊपर अगेन बर्डन आ जाएगा। इसके अलावा जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। चीज महंगी हो गई तो कम लोग खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो मार्केट में स्लो डाउन आएगा। तो रियल एस्टेट मार्केट पहली बात तो बहुत हद से ज्यादा महंगा है इस वक्त। चलो ठीक है, आई विल नॉट से एनीथिंग कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, बट रियल एस्टेट इज वेरी वेरी कॉस्टली। उसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी और बढ़ा दिया है, ठीक है, तो इट्स अगेन गोइंग टू गेट कॉस्टलियर, और जिसके कारण रियल एस्टेट मार्केट में हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, बट वो स्लो डाउन होता है क्या कभी, ठीक है। ओके, और हाँ ठीक है, अब स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जहां से स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमाती है, टैक्स वगैरह से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, तो अगर टैक्स बढ़ा दोगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट, तो ये सिटीजन के ऊपर और मार्केट और गवर्नमेंट के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, 55th नेशनल सेफ्टी डे। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, आई वाज जस्ट राइटिंग दिस और मैंने उसको पढ़ा तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने मिस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, 55th नेशनल सेफ्टी डे जो है वो कब आया था, होली वाले दिन। होली कब थी, दिस, ठीक है, और इसका थीम था एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। पीपल टू एनहांस सेफ्टी, ये लो, ठीक है, ये इसकी थीम थी। थीम आपके लिए जानना जरूरी है, डेट आपके लिए जानना जरूरी है, और ये डेट सिर्फ 4 मार्च को स्टार्ट था, ये 10 मार्च तक चलेगा। सो इफ यू आर सीइंग मी राइट नाउ ऑन 9th ऑफ मार्च, तो ठीक है, ओके कल तक है, 10 मार्च तक ये सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को आता है, कैंपेन चल रहा है 6 डेज का, फ्रॉम 4th to 10th। ओके, नाउ इसमें डेप्यूटी सीएम जो हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके हेड इस वक्त यही हैं, यही ध्यान दे रहे हैं इस चीज के ऊपर। उन्होंने ये बोला कि भाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो वर्कर्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए पैरामाउंट है, क्रूशल है। क्रूशल का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना, पैरामाउंट है ना। उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, फैक्ट्रियां वगैरह, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज को थोड़ा सेफ बनाना पड़ेगा, फिर चाहे आप उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करो, जैसे एआई हो गया, सेंसर्स हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह होती है। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वर्कर्स सेफ नहीं होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, राइट, तो उस चीज के ऊपर इनका फोकस रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स के ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रेस देनी है, मतलब ये जो अपना नेशनल सेफ्टी डे है इस पे, कि भाई जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली श्योर ऑफ दिस। इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, जो हमारा बल्क है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, वो बहुत ब्रिलियंट है। हमारी प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में, मतलब आई एम नॉट इवन जोकिंग ओवर हियर, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जोक करती हूँ, बट दिस इज नॉट अ जोक। हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस, ब्रिलियंस, उनकी ब्रिलियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हो, कैसे क्राइम कम कर सकते हो, जो हमारे पास में जो एक पॉलिसी टीम है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है हर स्कीम का, इट्स एक्चुअली गुड। प्रॉब्लम हमारे एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, उनके ऊपर टिके रहो। एडहेरेंस का मतलब होता है उनको फॉलो करना, ठीक है, तो हमारे सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है। इसके अलावा कोई रिस्क वगैरह है तो उसको हमें पहले से ही
एक तरह से भाँप लेना चाहिए, कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम एआई वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी गई। इसके अलावा वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनका एक सेफ्टी ट्रेनिंग का रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपकी जॉब लगी, उस दिन आपको बता दिया कि भैया ये ग्लव्स पहनने हैं, ये हेयर नेट होना चाहिए, लग जाओ काम पे। नहीं, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करना है और उनको हर बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद में ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो दे आर गोइंग टू मिस आउट। तो ये जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, वो फिर आप नहीं फॉलो कर पाओगे, यही कमी आती है। ठीक है? पीपल डोंट टेक सेफ्टी रेगुलेशंस सीरियसली। मेरा रिसेंटली एक इंसान से आर्ग्यूमेंट हुआ था हेलमेट लगाने के लिए। मैंने एक बार एक एक्सीडेंट देखा था, हेलमेट लगा रखा था, वो बंदा मर गया। अरे तो 1 इन अ मिलियन केस हो सकता है, बट अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो डेफिनिटली खतरनाक हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए। सीट बेल्ट, इस पतले से बेल्ट से क्या हो सकता है, जब गाड़ी भिड़ती है तो इंसान तो आगे निकल जाए। मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और फिर पुलिस वालों से भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये मुझे नहीं पता था, मैं तो यहीं से आया था, इतनी सी देर के लिए भी ये सब करना पड़ता है क्या, मेरा इंडिकेटर काम नहीं कर रहा गाड़ी का। मतलब कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो प्लीज सेफ्टी रेगुलेशंस, और ये तो मैंने जैसे रोड सेफ्टी की बात करी है, द सेम थिंग अप्लाइज टू फैक्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है ना, वर्क एरियाज ऑल्सो। इसके अलावा एआई बेस्ड प्रिवेंशन, इसके अपन बात कर चुके हैं। सेंसर बेस्ड सर्वेलेंस होना चाहिए, रियल टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजी, ताकि हम सेफ्टी इंश्योर कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि हम इंडिविजुअल्स को एजुकेट करें कि इंडस्ट्रीज में, इंस्टीट्यूशंस में कैसे सेफली आपको बिहेव करना है, एक्ट करना है, ताकि आप अम, अपनी खुद की और आपके साथ काम करने वालों की भी सेफ्टी इंश्योर कर सकें। लापरवाही सिर्फ आपको ही नहीं मारेगी, लापरवाही दूसरे को भी आपकी लापरवाही दूसरे को भी चपेट में ले सकती है। राइट? तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्क कल्चर, सेफ वर्क कल्चर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हैजार्ड्स हो सकते हैं, हैजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट? जैसे कि हर साल अपन न्यूज में पढ़ते हैं कि भाई दिवाली के टाइम कभी ना कभी इस तरह की न्यूज आती रहती हैं कि एक्स वाई जेड जगह फैक्ट्री थी और वहां पर क्या कहते हैं, वो सूतली बम वगैरह बन रहे थे और वहां आग लग गई और पता नहीं कितने लोगों की मौत हो गई। ऐसे कैसे लग जाएगी भैया आग? कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया तक आप स्मोक नहीं कर सकते, पास में खाना नहीं खा सकते। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, तो उस हीट को डिस्पेल करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट तैयार करो। कितने ही लोग हो जाते हैं काम करते हैं, तो बस भीड़ में बैठे हैं, झुंड में काम कर रहे हैं। नहीं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सबका होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, सेफ पैकेजिंग होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन कोई भी सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। फिर हमें इस तरह की दुखद खबरें पढ़नी पड़ती हैं। दिवाली से 10 दिन पहले खबरें आने लग जाती हैं, फलानी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, इतने बच्चे मर गए, इतने लोगों की जान चली गई। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है? नेक्स्ट बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट यही है, फॉलो करोगे तो मामला ठीक रहेगा। ये आपके लिए जरूरी नहीं है इतना। फैक्ट्री सेफ्टी अवार्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अपन हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, राइट? और पंचगौरव की, अजमेर के लिए, सॉरी अलवर के लिए। ये न्यूज़ अलवर के लिए है, मतलब अलवर की तरफ से है। पलाश, पलाश एक तरीके का फूल होता है। एशिया में, जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, स्पेशली इंडिया, जिसमें भी सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया जो है, वहाँ का नेटिव फूल है। ऑरेंज कलर का होता है, इट्स ब्राइट ऑरेंज, इट्स बिग, लाइक बड़ा फूल होता है। और मीठी-मीठी सी खुशबू आती है इसके अंदर से, शहद की, जो अपना जो डार्क शहद नहीं होता, उस टाइप की खुशबू आती है। और इसको अपन प्राइमरीली यूज़ करते हैं ड्राई करके, पाउडर बना के, गुलाल के रूप में। ठीक है? जो आप होली खेलते हैं, तो अगर आपने हर्बल कलर से होली खेली, तो पहली बात तो हर्बल कलर से ही खेला करो। ठीक है? वो ग्रीस ग्रास मत लगाया करो प्लीज़, इतने पक्के रंग मत लगाया करो, सब कार्टून बन के घूमते रहते हैं 2-4 दिन तक। बट एनीवे दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। तो जो हर्बल कलर्स का होता है सिस्टम, वो आप इस तरह से क्रिएट करते हैं, जिसमें से ऑरेंज, पिंक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, वो पलाश के फ्लावर्स से आता है। इसको अलवर के लिए पंचगौरव योजना में इंक्लूड किया गया है। बी केयरफुल, हर हफ्ते पंचगौरव योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर डेफिनेटली न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रही हो तो एक लिस्ट बना लो। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूज में आता जा रहा है, उसको टेबल में मार्क करते जाओ, टेबल में लिखते जाओ, और ये आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना ना। अगर आपको ऑर्गेनिक कलर्स की बात अपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात हो रही है, एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही है, पोल्यूशन कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है, जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, ये सब चीजें की बात हो रही होंगी, यही है। ठीक है? तो पलाश वगैरह, पुरजन विहार, ये सब इतना वो नहीं है आपके लिए। हाँ, पंचगौरव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अलवर का, सरिस्का, ये सब इंक्लूड हुआ है, उसी में पलाश की भी बात हुई है। ठीक है? तो अलवर के लिए आपके पास में सरिस्का, व्हिच इज़ व्हाट, अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बायोडायवर्सिटी नेशनल पार्क वगैरह ये सब हैं। तो एक पॉइंट तो वो हो गया, दूसरा पलाश हो गया। ठीक है? तो अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि कौन, अच्छा ठीक है, पलाश, अगर अपन पलाश की बात कर रहे हैं कि इसका अपन कलर बनाएँगे, हर्बल कलर बनाएँगे, कौन बना रहा है? घरों में नहीं बन रहा।
ट्राइबल लोगों के लिए है, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, इससे यूज होएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की यूटिलाइज अ पलाश होली रिलेटेड पब्लिसिटी इवेंट, ताकि पलाश कंजर्वेशन किया जा सके, एग्जीबिशंस कल्चरल प्रोग्राम्स किए जा सके। पंचगौरव प्रोग्राम में भी इस बारे में बात करी है। उसके अलावा टूरिज्म और हेरिटेज की बात भी करी है, जैसे और नेचर एंड वाइल्ड लाइफ में, जैसे सरिस्का इज अ गोल्ड एग्जाम्पल। अब ये दोनों चीजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आगे लिंक हो गई, राइट। बेनिफिट्स, सोशल एक्शन, ट्रीज को बचाओगे आप, ट्रीज को कल्चरली जो हम डिपेंडेंट हैं उसको ज्यादा महत्व मिलेगा, तो फिर पोल्यूशन नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, हम सस्टेनेबली इन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स, ओके। हेल्थ भी रहेगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा, ज्यादा लोग एंगेज होंगे, एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी, ये सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम रिलीज हुआ है डेटा, और ये डेटा आया था बजट वाले दिन। ओके, राजस्थान का बजट आया था उस दिन ये डेटा रिलीज किया गया है। ओके, ठीक है, बजट वाले दिन ये डेटा रिलीज किया गया है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको टॉप 5 टॉप 6 याद करने पड़ेंगे। दिस इज द टेबल। डिस्ट्रिक्ट का नाम ये रहा। 2020-21 में क्या था, 2024-25 में हमारा पर कैपिटा इनकम क्या हो गया है, और कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। नाउ इन तीनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज किसने दिखाई है, राजसमंद ने। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, अलवर। जयपुर की क्या रैंक है, सेकंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तीनों चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज इस टेबल को लर्न कर लो। ये टेबल मैंने 3-4 न्यूज़पेपर से एक्यूमुलेट करके कलेक्ट की है, तो प्लीज इसको लर्न कर लो, ठीक है ना। मैं भी आई विल बी अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो इस चीज का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिस्ट्रिक्ट 2020-21 में उसका क्या स्टैंड था पर कैपिटा इनकम में, 2024-25 का क्या नंबर है, और कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ठीक है मन किया और लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूसिव स्टेप्स लिए होंगे, कहाँ लिए हैं उनकी बात है। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्स्ट्रा काम हुआ है, इसके अलावा टूरिज्म ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली फॉर जयपुर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं अलवर के, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने में। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं तो नई नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वहां स्टेब्लिश होती हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, और वहां पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उस जगह की बढ़ जाती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी, तो ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके अंदर काम हुआ, जिनके अंडर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। नेक्स्ट, राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2026 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट कुछ 1-1.5 घंटे इंक्रीज किए हैं, बच्चों की उम्र बढ़ा दी है, कौन कौन से शॉप पे काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, किस तरह के सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उस चीज की न्यूज है, देख लेते हैं। कमर्शियल सेटअप्स में लोग काम कर रहे थे पहले 9 घंटा, अब वो 10 घंटा कर सकते हैं, ठीक है। लंच से पहले लोग अब डायरेक्ट मतलब नॉन स्टॉप 6 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई काम नहीं करना चाहता, राइट, लेकिन एम्प्लॉयर्स की एक तरह से सहूलियत के लिए है। ओके, एम्प्लॉयर्स को भी देना पड़ेगा ना, आपने लेबर लॉज वगैरह अमेंड कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, ताकि एम्प्लॉईज जो हैं उनको कंफर्ट मिल सके, वर्कर्स को कंफर्ट मिल सके, जो कि जरूरी भी है। लेकिन आप एम्प्लॉयर्स को भी खुला हाथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ताकि फैक्ट्री में काम हो, राइट। ओके, वीक के 48 घंटे मेंटेन है, उसमें चेंज नहीं आया है। विद बिफोर अ रेस्ट ब्रेक, ठीक है, और आधे घंटे का ब्रेक पीरियड वर्किंग अरेंजमेंट में इंक्लूडेड है। हाँ, आप अपने शॉप पे, अपने कमर्शियल सेटअप में बच्चों से काम करवाना चाहते हैं, वैसे तो चाइल्ड लेबर इज बैंड, लेकिन हमें एक लोअर लिमिट लगा रखी थी, वो लोअर लिमिट हमने बढ़ा दी है। अब 14 ईयर्स के बच्चे से छोटा बच्चा आपकी शॉप्स में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। पहले ये 12 साल की उम्र तक था, तो अगर आपने कोई छोटा मोटा ढाबा खोल रखा है, या फिर आपके पास में कोई आपने परचूने की दुकान है आपके आसपास और वहां बच्चा काम कर रहा है, तो बच्चा पहले 12 साल तक की मिनिमम एज का हो सकता था, अब वो बच्चा 14 ईयर्स का हो सकता है। स्टिल नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट पेट भरना होता है, ठीक है। हर घर की कंडीशन नहीं होती है जहां पर अच्छा खासा लाइवलीहुड अर्न करने वाले मेंबर्स होते हैं, कभी कभी बच्चों को भी उतरना पड़ता है मार्केट में। ओके, सो बच्चों की उम्र बढ़ा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन, ताकि उनको सेफ गार्ड मिल सके, ठीक है। अब 14 साल से बड़ा बच्चा भी, ठीक है। 14 ईयर्स का बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 9th, मैक्सिमम 9th क्लास में, क्योंकि अब तो रूल ही चेंज हो गया कि 6 साल से छोटे बच्चे को आप फर्स्ट क्लास में नहीं डाल सकते। हमारे टाइम डाल सकते थे, व्हेन आई वाज आई थिंक 4 years old, समवेयर अराउंड 3.5 years old, 4 years old, तो आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड।
अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 14 इयर्स का बच्चा कौन-सी क्लास में होता है? 9th क्लास में होता है। तो अगर 9th क्लास तक का बच्चा भी काम कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो बहुत पॉजिटिव स्टेप नहीं है, बट मजबूरी वाली बात है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। नाइट वर्क में रिस्ट्रिक्शन है, बच्चे 14 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, वो रात को काम नहीं कर सकते। पहले ये 12 से 15 साल का रिस्ट्रिक्शन था। तो अगर नाइट शिफ्ट की बात हो रही है, जैसे बहुत बड़ी-बड़ी हाईवेज़ होते हैं, उनके ऊपर ढाबे वगैरह होते हैं, शॉप्स होती हैं, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, तो अगर रात को, क्योंकि वो तो रात को भी चलते हैं ना, बिकॉज़ ट्रक्स वगैरह चलते हैं, बसेज़ वगैरह चलती हैं, इंटरसिटी, इंटरस्टेट, तो उन जगहों पे बच्चे काम करते थे, तो पहले वो बच्चे 12 से 15 साल के बीच में हो सकते थे। अब 14 से 18 साल के बीच के बच्चे, यानी कि हाँ, 18 साल से ऊपर का ही होगा, जो रात को काम कर सकता है, उससे छोटा काम नहीं कर सकता, ठीक है? फोर्सीन चेंजेस, ठीक है, हम चाहते हैं कि पे, सर्विसेज़ वगैरह इम्प्रूव हो वर्कर्स की, और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, उनको थोड़ा-सा ईज़ी बनाया जा सके। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ेगी, ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो। खैर, ये सब बेसिक न्यूज़ थी। फैक्ट्स समझ में आ गए, फैक्ट्स कौन से निकालने हैं, समझाने वाली जगह मैंने समझा भी दिया। अपन दूसरी क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट मंडे विद मोर वीकली न्यूज़। ठीक है? नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। ओके, चलो, आई विल सी यू सम टाइम एल्स। थैंक यू।